जय हिंद। आप देख रहे हैं वतन समाचार में शादाब खान आपका स्वागत करता हूं आज के न्यूज बुलेटिन में। आज बात करेंगे सीएए से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की। अदालत ने फिलहाल सीएए पर रोक तो नहीं लगाई है, लेकिन इन याचिकाओं के संबंध में केंद्र सरकार से जवाब जरूर मांगा है। जरूरी सवाल जवाब के दौरान सीजेआई ने याचिकाकर्ताओं की चिंताओं को शांत करते हुए ये भी कहा कि अभी हम यहीं बैठे हैं। इस खबर पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं सुर्खियों पर। हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने पार्टी छोड़ थामा बीजेपी का दामन, कहा अपनी पार्टी ने दरकिनार किया। पशुपति पारस ने केंद्रीय कैबिनेट से दिया इस्तीफा, भाजपा पर लगाया अन्याय का आरोप। गुजरात यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के मत्थे मढ़ी हिंसा की जिम्मेदारी। अवमानना नोटिस की अनदेखी करने पर बुरे फंसे बाबा रामदेव, सुप्रीम कोर्ट ने दिया हाजिरी का आदेश। शरद पवार गुट ने राज ठाकरे को दिया महाविकास अघाड़ी से जुड़ने का ऑफर, महाराष्ट्र धर्म के पालन का दिया हवाला। झारखंड मुक्ति मोर्चा की जामा विधायक और पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन ने मंगलवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफा देते हुए कहा कि उनका परिवार लगातार उपेक्षा का शिकार रहा है और उन्हें पार्टी और परिवार ने दरकिनार कर दिया है। जेएमएम छोड़ने के कुछ घंटों बाद ही सीता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। सीता का इस्तीफा अचानक नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले सांसदों के नोट के बदले वोट वाले मामले में फैसला सुनाते हुए कहा था कि सांसद या विधायक पैसे लेकर सदन में अपना बयान नहीं बदल सकते। सीता पर 2012 के राज्यसभा चुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार से रिश्वत लेने का आरोप है। वो मुकदमे का सामना कर रही हैं और जल्द ही फैसला आने की उम्मीद है। इसी सब के बीच उन्होंने भाजपा का दामन थामा है। सीता ने इस्तीफा देते हुए शिबू सोरेन से कहा कि वो बहुत दुख के साथ इस्तीफा दे रही हैं। उन्होंने कहा, झारखंड आंदोलन के अग्रणी योद्धा और महान क्रांतिकारी मेरे दिवंगत पति दुर्गा सोरेन के निधन के बाद से मैं और मेरा परिवार लगातार उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। हमें पार्टी और परिवार के सदस्यों ने अलग थलग कर दिया है, जो मेरे लिए बेहद दुखद है। मुझे उम्मीद है कि समय के साथ स्थिति में सुधार होगा, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। अगली खबर भाजपा से एक बड़े नेता के जाने की। भाजपा ने सोमवार को ही बिहार में एनडीए के सीट बंटवारे का फॉर्मूला सार्वजनिक किया था, जिसमें चिराग पासवान की पार्टी को भी 5 सीटें दी गई थी। अब चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देते हुए कहा है कि भाजपा ने उनके साथ नाइंसाफी की है। दरअसल एनडीए ने चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को जहां लोकसभा चुनाव के लिए 5 सीटें दी हैं, वहीं पशुपति पारस की पार्टी को एक भी सीट नहीं दी गई। उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने इस्तीफे की पुष्टि करते हुए कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुक्रगुजार हैं, लेकिन भाजपा ने उनके साथ नाइंसाफी की है। पशुपति पारस ने फिलहाल ये नहीं बताया कि वो विपक्ष के साथ हाथ मिलाएंगे या नहीं, लेकिन वो ये पहले ही साफ कर चुके हैं कि उनकी पार्टी के 5 सांसद दोबारा अपनी अपनी सीट से चुनाव लड़ेंगे। हम अपने दर्शकों को बता दें कि पशुपति पारस ने 2019 में अविभाजित लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार के रूप में हाजीपुर लोकसभा सीट जीती थी। ये एक ऐसी सीट है जहां भाजपा कभी भी जीत हासिल नहीं कर सकी है। जब पशुपति पारस सांसद बने थे तब पार्टी के अध्यक्ष थे रामविलास पासवान। अक्टूबर 2020 में रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी 2 हिस्सों में बंट गई। अब भाजपा ने चाचा पशुपति के बजाय भतीजे चिराग से हाथ मिलाने का फैसला किया है। अगली खबर गुजरात यूनिवर्सिटी से है, जहां कुछ दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के नमाज पढ़ने पर विवाद हुआ था और उनके साथ मारपीट भी हुई थी। घटना के 2 दिन बाद गुजरात यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर नीरजा गुप्ता ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को राज्य के शाकाहारी समाज के प्रति थोड़ा ज़्यादा संवेदनशील होना चाहिए। वीसी गुप्ता ने इस मामले में इंडियन एक्सप्रेस से बात की। जब उनसे पूछा गया कि शनिवार की हिंसा कैसे बढ़ गई, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ नमाज से इतनी बड़ी हिंसा नहीं भड़क सकती। उन्होंने कहा कि ये किसी धार्मिक प्रथा का सवाल नहीं है, मामला संस्कृति से जुड़ा हो सकता है। समाज की संस्कृति के मामले में विदेशी छात्रों को बेहतर तरीके से मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए। इस पर रोशनी डालते हुए वीसी गुप्ता ने कहा कि विदेशी छात्र मांसाहारी खाना खाते हैं, जबकि गुजरात एक शाकाहारी समाज है। बचा हुआ खाना इधर उधर डालने से विवाद हो सकता है। अगर बचा हुआ खाना खुले में फेंक दिया जाए तो सड़क के कुत्ते
खतरा पैदा कर सकते हैं। सार्वजनिक स्थान सभी बांटते हैं क्योंकि विदेशी छात्र हैं, इसलिए जल्दी ही लोगों की नज़र में आ जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये सिर्फ एक घटना की बात नहीं हो सकती। कुल मिलाकर वीसी गुप्ता ने इस घटना की जिम्मेदारी विदेशी छात्रों पर ही डाल दी। उन्होंने कहा कि किसी के नमाज पढ़ने को लेकर यह समाज इतना असंवेदनशील नहीं हो सकता। विदेशी छात्रों को गुजराती समाज के बारे में सीखने समझने की जरूरत है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन वाले मामले में बाबा रामदेव को भी एक नोटिस भेजा है। शीर्ष अदालत ने योग गुरु बाबा रामदेव से पिछले नोटिस में पूछा था कि उन्होंने कोर्ट के आदेश के बावजूद पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन बंद क्यों नहीं किए। बाबा रामदेव कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल करने में विफल रहे, इसलिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के जवाब दाखिल करने में विफलता पर आपत्ति जताई। पीठ ने कहा, आप नोटिस का जवाब नहीं दे रहे थे, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। कोर्ट ने कहा कि पिछले आदेश में बदलाव की कोई गुंजाइश ही नहीं है और रामदेव को अदालत में हाजिर होना होगा। अगली खबर महाराष्ट्र से है, जहां लोकसभा चुनाव की बढ़ती सरगर्मियों के बीच शरद पवार गुट ने राज ठाकरे को महाविकास अघाड़ी में शामिल होने का न्योता दिया है। एनसीपी के नेता और विधायक रोहित पवार ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे से कहा है कि भाजपा को चुनाव जीतने के लिए साथियों की जरूरत है, इसलिए वो सभी को अहमियत दे रही है। जब जरूरत नहीं होती तब गठबंधन का साथी दरकिनार कर दिया जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र धर्म का पालन करने के लिए राज ठाकरे साहब को महाविकास अघाड़ी के साथ जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए। इस सब के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के महाराष्ट्र में बीजेपी शिंदे अजीत गुट के अलायंस में शामिल होने की चर्चा है। सूत्रों की माने तो राज ठाकरे सोमवार रात दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहां महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले भी मौजूद हैं। सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनाव से पहले राज ठाकरे को एनडीए में लाने की तैयारी है। वो अपनी पार्टी एमएनएस के लिए दक्षिण मुंबई और शिरडी सहित 2 सीटों की मांग कर सकते हैं। अब वक्त है दिन की कवर स्टोरी का। केंद्र सरकार जो सीएए कानून लेकर आई है, उसकी संवैधानिकता पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इस कानून की संवैधानिकता पर जब फैसला करेगी तब करेगी, लेकिन उससे पहले आलोचकों का कहना है कि इसे लागू होने से रोक दिया जाए। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कई याचिकाएं दायर की गई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने आज सीएए को लागू होने से रोकने की मांग करने वाली 237 याचिकाओं पर सुनवाई की। अदालत ने फिलहाल कानून को लागू होने से रोका नहीं, लेकिन केंद्र सरकार को इन याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया है। सुनवाई शुरू होते ही सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो अदालत के सामने कुछ कहना चाहते हैं। इस पर याचिकाकर्ताओं की वकील इंदिरा जयसिंह ने सवाल किया कि क्या उन्हें पहले दलील देने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। इस पर एसजी मेहता ने कहा कि वो सही कह रही हैं, लेकिन उन्हें जवाब दाखिल करना है, जिसके लिए उन्हें वक्त चाहिए। इसके बाद सरकार के वकील तुषार मेहता ने कहा कि ये एक्ट किसी की भी नागरिकता नहीं छीन रहा है। 2014 से पहले देश में आए लोगों को ही नागरिकता दी जा रही है, उसके बाद आए किसी नए शरणार्थी को नहीं। सीजेआई चंद्रचूड़ ने इसके बाद सरकार को नोटिस भेजने की बात कही। एसजी मेहता ने जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय मांगा। याचिकाकर्ताओं का पक्ष रख रहे कपिल सिब्बल ने कहा कि यह कानून पहले ही 4 साल से अटका हुआ है, जबकि कानून लागू होने के 6 महीने बाद ही नियम सामने आ जाना चाहिए था। आखिरकार कोर्ट ने सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 2 अप्रैल तक का समय दिया। याचिकाकर्ताओं के वकील सरकार के जवाब पर 8 अप्रैल को अपना एफिडेविट दायर करेंगे और 9 अप्रैल को मामले की दोबारा सुनवाई होगी। इंदिरा जयसिंह ने अदालत से यह भी पूछा कि अगर इस दौरान किसी को नागरिकता दी जाती है तो उसके लिए क्या प्रावधान है। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम यहीं बैठे हैं। 9 अप्रैल को सुनवाई से पहले सभी ज़रूरी बातें सुनी जाएंगी। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए वतन समाचार।